नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। साथियों, नरेंद्र मोदी जी 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 सीट जीतेंगे। अकेले भारतीय जनता पार्टी 370 सीट जीतेगी। एनडीए यानी पूरे सहयोगी दल मिलाकर के 400 प्लस का आंकड़ा लाएंगे। कई सारे सर्वे हैं, कुछ सर्वे उसी दौरान ऐसे भी आ जाते हैं जो ये बता रहे हैं कि 200 पार करना मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। यह मुद्दा भी बन जाए और यही इस चुनाव का नारा भी। सियासी तौर पर इससे पहले किसी भी लोकसभा चुनाव के अंदर आपने ऐसा कभी सुना नहीं होगा कि कितनी सीटें हमको मिलेंगे, और वही मुद्दे की शक्ल में इस महान देश के भीतर तमाम मीडिया हाउस से लेकर के नेताओं और रैलियों के भीतर यही आवाज गूंजने लगे और बाकायदा प्रधानमंत्री का दिया हुआ यह नारा लोगों के जुबान पर चढ़ जाए। लेकिन आज बात सिर्फ इस नारे भर की नहीं है। ऐसे नारे तो कर्नाटक में भी दिए गए थे, ऐसे नारे तो पश्चिम बंगाल के भीतर भी दिए गए थे, ऐसे नारे बिहार में भी दिए गए थे। ऐसे नारे कहां कहां फेल हुए यह कोई कहने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन सवाल ऐसा है कि इस भारत देश के भीतर में जैसे ही इस बात का जिक्र होता है कि क्या सच में भारतीय जनता पार्टी 400 पार सीट 2024 के लोकसभा चुनाव में ले सकती है, यानी एनडीए की शक्ल में, वैसे ही एक दूसरी परिस्थिति इस भारत देश के भीतर जमीनी हकीकत के आश्रय बाकायदा सर्वे के जरिए निकल करके आने लगी कि मुश्किल है 400 पार की नहीं, मुश्किल तो 250 पार की है। यानी ये कहे एक तरफ 400 पार का नारा मोदी जी का, उसी के अनुकूल इस भारत देश के मुख्य धारा के जो मीडिया हाउसेस है वो लगातार अपने सर्वे के जरिए जब कहने की कोशिश कर रही है तो वह काफी मुश्किल बात कह रही है कि 400 पार नहीं हो पाए। यानी राज्य दर राज्य अलग अलग तरीके से अलग अलग परिस्थितियों के भीतर इस भारत देश के मीडिया संस्थान अगर यह कहने में जुट गए हैं कि जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा, पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में कहा और फिर वो तमाम रैलियों के भीतर कह रहे हैं, दरअसल वह कोई झूठ नहीं कहते, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यही बात उनके अपने सर्वे के जरिए निकल करके आ जाए और मामला 425 सीट पर पहुंच जाए, तब जाकर के आप क्या कहेंगे? तब आप एक बात कहेंगे कि इस भारत देश में जनता से भी पूछ लीजिए बंद कमरों के भीतर, और इस पूरे खेल में कैसे ही सर्वे माना जाता है, दूसरा खेल इसी के बराबर आगे बढ़ जाता है। जिसने भी राज्य दर राज्य बताने की कोशिश किया कि इस भारत देश के भीतर में जो वर्तमान स्थितियां हैं, जो मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों के आश्रय भारतीय जनता पार्टी 225 सीट से ज्यादा जीत नहीं सकती। और राज्य दर राज्य हर बात का एनालिसिस किया गया कि इसी के जहन में आपके 2-3 बातें साफ आ सकता है कि आखिरकार एक सवाल यह होता है कि जैसे इस भारत देश के भीतर विपक्ष की राजनीति और विपक्षी राजनीति दलों की स्थितियों को लेकर के सर्वे करना शुरू करते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी जीते जीते 400 तक पहुंच सकती है। लेकिन जैसे ही इस भारत देश की आम जनता और जनता से जुड़े हुए मूलभूत मुद्दों से जुड़े हुए सर्वे करते हैं, तो वैसे ही 272 की जादुई आंकड़ा जो है बहुमत का, उसको भी छू पाना मुश्किल हो जाता है इस दौर में। और वही आंकड़ा घटते घटते 225 के आसपास आकर के रेंगने लगता है। तब ये सवाल भारतीय जनता पार्टी और संघ यानी आरएसएस के भीतर बड़ा होने लगे कि बहुमत अगर नहीं मिला 2024 में, अल्पमत में रहे, तो भी गठबंधन के साथी को कौन खोजेगा? वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के जरिए तो खोजा नहीं जा पाएगा, तो क्यों नहीं कोई दूसरे शख्स पे दाव लगा जाए? क्या दूसरा शख्स राजनाथ सिंह होंगे? क्या नितिन गडकरी होंगे? कौन होगा? ये सारी चीजें एक पल के लिए दरकिनार कर दीजिए और वहीं राज्य दर राज्य 2 सर्वे के एस्पेक्ट के भीतर एक समझने की आज प्रयास करते हैं कि आखिरकार कितनी सीटें कौन कहां पर कैसे जिता रहा। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके जरिए आप संपूर्ण देश में समझ पाएंगे कि असल जमीनी हकीकत क्या है इस 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो सर्वे है। और सर्वे के आश्रय जो राजनीतिक दलों को ऑक्सीजन मिलता है ना, उस ऑक्सीजन का मतलब जो है उसे ही मुद्दे में तब्दील कर देना या फिर मुद्दों को इस भारत देश में छुपा लेना। एक एक करके तमाम सारी परिस्थितियों को एक एक करके समझते हैं, लेकिन जो सर्वे 422-25 सीट दिला रहा है, 422 से 425 के इर्द गिर्द जो देता है, वो सर्वे कहता है कि बिहार के भीतर 40 में से 38 सीटें एनडीए गठबंधन जीत जाएगी। और वहीं दूसरी ओर फिर देश की जनता के मुद्दों को लेकर के जब सर्वे हो रहा है, इस बात को लेकर के कि जनता किस दिशा में 2024 के लोकसभा चुनाव में जाएगी, उसके सामने वो उसके अपने मुद्दे होंगे और इस भारत देश की सत्ता होगी। यहाँ विपक्ष नहीं हो, क्योंकि विपक्ष के हाथ में कुछ भी नहीं है। उसके मुताबिक बिहार के भीतर 9 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही। इन दोनों के बीच एक रेखा तो पहले ही बन गई। एक तरफ जो 425 सीट तक का जो जादुई आंकड़ा है वो एनडीए गठबंधन का है, वहीं दूसरी ओर जो 222-25 सीटों का आंकड़ा जो हम जो कह रहे हैं वो दरअसल केवल भारतीय जनता पार्टी का है। और राज्य दर राज्य ऐसी परिस्थिति दोनों जगहों पर मुद्दों के आश्रय है, राजनीतिक समीकरणों के आश्रय है, गठबंधन के आश्रय, एनडीए गठबंधन के आश्रय सीटों के जो टिकट दिए जा रहे हैं उन टिकटों को लेकर के जो घमासान मचा हुआ है इंडिया गठबंधन के भीतर, उसको लेकर के भी है। और जो भारतीय जनता पार्टी अपने तौर पर अपने गठबंधन साथियों को जो सीट दे रही है उसको लेकर के भी है। तो ऐसे में बिहार में 40 में से 38
लोकसभा की सीटें एनडीए के पास। अगर वो 400 सवा 400 सीट जीतती है तो वहीं दूसरी ओर 212 से अधिक सीटें वो जीत नहीं सकती है। तो बिहार के भीतर उसे केवल 9 सीटें ही मिल रही है 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसका पहला संदेश इसका यही जाता है कि बिहार में नीतीश कुमार इस दौर में कोई मायने नहीं लग रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार जो लगातार पलटते घुलटते रहे, इसको लेकर के बिहार की जनता के भीतर राजनीतिक तौर पर आक्रोश है। इस आक्रोश की एक जमीनी सच्चाई यह भी है कि बिहार इस भारत देश में पलटी एस्पेक्ट से जो पॉवर्टी और गरीबी और मुफलिसी की स्थिति है बिहार के भीतर, उसमें सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बिहार है। और इस बिहार के भीतर की एक परिस्थिति और देख लीजिए आप, जो सीटें के तालमेल है उसके भीतर हर जगह मुश्किल हालात है, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, चाहे दूसरी तरफ इंडिया अलायंस हो। यानी ये कहे कि गठबंधन की स्थिति की मुश्किल ये है कि यानी इंडिया की मुश्किल ये है कि वहां पर अब जैसे पूर्णिया को आप एग्जांपल ले सकते हैं, पप्पू यादव ने वहां निर्दलीय तौर पर अपना नामांकन दर्ज करवाया, वह सीट आरजेडी के पास। 3-4 सीटों को लेकर के भी अभी भी सहमति पूरी तरीके से हो नहीं पाई है। पता नहीं कौन कहां से निकल करके चुनाव लड़े और कहे कि हम इस लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, हमें चुनाव चिन्ह चाहिए, तब कौन मनाएगा, क्योंकि बात तो मोहब्बत की हो रही है। तो ऐसे में कोई किसी को खारिज इस दौर में कैसे कर सकता है। एक दृश्य पप्पू यादव की होती है, एक दूसरा दृश्य होता है इसी में बिहार के भीतर बिहार के नजरिए से इस भारत देश को कहने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो जरा एक बार देखिए, पप्पू यादव जब आज नामांकन करने जा रहे थे उस समय कौन से झंडे उनके हाथ में थे? कांग्रेस के झंडे, और खुद कांग्रेसी अब हो चुके हैं पप्पू यादव, लेकिन कांग्रेस तो उनको चुनाव चिन्ह नहीं दिया है। इसके बावजूद भी स्थिति बताती है कि एनडीए ऐसा सोच रहे हैं कि 40 में से 38 लोकसभा सीट जीत जाएंगे बिहार में। अगर 400 सवा 400 सीट इस देश में जीत रहे हैं तो दूसरी तरफ 9 सीटें जीत पाएगी भारतीय जनता पार्टी, यह कह रही है जमीनी सच्चाई। जब लोगों से बातचीत के बाद जो हुए एक सर्वे की एक सच्चाई है। लेकिन पप्पू यादव की इस पूरे नामांकन की छवि को एक बार ये भी सच है कि असल खेल गठबंधन वाले राज्यों के भीतर ही होना है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूटा। बिहार में तो दोबारा जुड़ गया, लेकिन महाराष्ट्र के भीतर दोबारा जुड़ नहीं पाया, पार्टियां तोड़ दी गई। पश्चिम बंगाल के भीतर ममता बनर्जी जो है दीवार के साथ खड़ी हुई है। वहीं झारखंड के भीतर मुख्यमंत्री जेल जा चुके हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर वहां आदिवासियों के बीच कई सारे मुद्दे उछलने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के भीतर यही कई सवाल है, महाराष्ट्र के भीतर भी यही सारे सवाल है। यानी ये कहे कुल मिलाकर के 5 ऐसे राज्य हैं जिसमें बिहार के अलावे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और झारखंड, बिहार लेके 5 राज्य, यानी झारखंड में 13 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। या 425 वाले यह आकलन बताता है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के भीतर आपको दिखाई पड़ेगा। उसके भीतर 13 सीट, 14 में से 13 सीट जीत जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर वहां की जनता से मुद्दे जुड़े हुए जो विपक्ष का जिसमें कोई जीत नहीं है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, तो केवल वहां पे बीजेपी 6 सीट जीत रही है। पश्चिम बंगाल के भीतर केवल भारतीय जनता पार्टी 9 सीट जीतेगी। इस बात का जिक्र जनता से जुड़े मुद्दे के आश्रय और ममता बनर्जी की अपनी वहां की राजनीतिक ठसक के ये बात सामने निकल के आती है। भारतीय जनता पार्टी इससे आगे बढ़ नहीं सकती। लेकिन वही दूसरी ओर जो सर्वे बता रहा है कि जो 400 सीट से पार जो बीजेपी जीतेगी उसमें 22 सीटें पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिल जाएगा। महाराष्ट्र के भीतर यही 400 से पार वाला सर्वे 37 सीट यानी 48 लोकसभा सीटों में से 37 सीट सीधे तौर पर बीजेपी गठबंधन को दे रही है। यानी उसके भीतर एकनाथ शिंदे भी होंगे, उसमें अजित पवार भी होंगे, लेकिन 48 लोकसभा सीटों में से 37 सीट महाराष्ट्र के भीतर। देख लीजिए दूसरी ओर जो वहां की जमीनी हकीकत है और उसका जो मुद्दा है जमीनी, उसके विपक्ष का कोई चर्चा नहीं, केवल सत्ता द्वारा पैदा किए गए मुद्दे और वहां के देश की आम जनता जो मुद्दे से प्रभावित रहे उसके आश्रय देखिए था 11 सीट जीत सकते, इस बात का जिक्र सर्वे कहता है। उत्तर प्रदेश इस दौर में बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में 77 सीटों पर जीत, 80 लोकसभा सीटों में से 77 में जीत एनडीए गठबंधन को मिलेगी। इस बात का जिक्र 400 पार वाले जीत वाला जो सर्वे बताता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर 212 सीटों का सर्वे जो इसमें कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के भीतर 65 सीट से आगे बढ़ेंगे नहीं। पिछले बार 62 सीटें जीते थे, इस बार 3 बढ़ गया। यानी जरा जमीन के पर उत्तर प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये 5 राज्य ऐसा है जहां पर गठबंधन की स्थिति और इन सारे राज्यों के भीतर ही करीब करीब 200 लोकसभा की सीट छूने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। लेकिन दूसरी ओर जनता के मुद्दों के आश्रय अगर सोचेंगे तो 100 सीट को लेकर के भी संकट होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में आज थे तो इस भारत देश को देखने का नजरिया भी बिहार में नहीं आएंगे। तो सियासी तौर पर नहीं बल्कि राष्ट्रवाद के तौर पर ही सही बिहार के छत तले इस भारत देश को देखने की इच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। अगला सवाल यह भी होता है कि इस दौर में मुश्किल हालात गठबंधन वाले राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को लेकर महाराष्ट्र के भीतर भी तो है, लेकिन इसके आगे का सवाल एक और होता है। ये सारे सवाल सबसे बड़ा होता है, काफी महत्वपूर्ण होता है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है जहां पर 1-2 नहीं करीब करीब 10 से 11 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें जीत जाएंगी। अगर वो सब 400 वाला आंकड़े को अगर छू रही हो तो इस सारे सवाल जो है देश की आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे की आम बातों को समझने की जरूरत है कि अगर विपक्ष को सर्वे में माइनस कर दिया जाए, यानी विपक्ष का जिक्र ही नहीं किया जाए, केवल इस दौर में मुद्दों का जिक्र किया जाए, तो जो 10-12 राज्यों का जिक्र कर रहे हैं उसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित राज्य दिल्ली भी उसमें आता है, उसमें चंडीगढ़ को भी आप ऐड कर दीजिए। ये सारी राज्य एक ऐसे हैं जहां पर एक साथ सारी सीटें जा रही है। चंडीगढ़ की 1 सीट
जीत जाएगी भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली की 7 सीट 7 जीत जाएगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन वही जैसे ही जनता से जुड़ेगा तो कहेगा जी नहीं, दिल्ली में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जो 212-25 का जो सर्वे का एनालिसिस होता है, उत्तर प्रदेश के 5 उत्तराखंड के 5 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये काफी महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड के 5 सीटों को लेकर, चाहे वो जमीन पर किया गया सर्वे हो, विपक्ष को लेकर के जिक्र हो, दोनों ने 5-5 सीट दिया भारतीय जनता पार्टी को। यानी 425 वाला सर्वे भी 5 सीट भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है, और 212 वाला जो 212 से अधिक सीट जीतने वाले जो सर्वे है उसमें भी 5 सीट दे रहे हैं उत्तराखंड के भीतर। लेकिन हिमाचल में स्थिति नहीं है, हिमाचल में 4 सीट, चारों सीट मिल जाएगी भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन वहीं दूसरी ओर 212-25 वाला सर्वे कहता है कि 1 सीट। हरियाणा में 10 की 10 सीटें मिल जाएंगी भारतीय जनता पार्टी को, जो 400 पार वाला जो सर्वे है वो बताता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर 212 से 25 तक का सर्वे कहता है 6 सीट मिलेगी, 4 सीट उसको गंवाना पड़ जाएगा। गोवा के दोनों सीट जीत जाएंगे भारतीय जनता पार्टी, जिसमें 400 से अधिक वाले सर्वे कहते हैं, लेकिन 1 सीट जीत पाएंगे, ये 212 से अधिक वाला सर्वे कहता है। वहीं मध्य प्रदेश के भीतर 29 सीट जीत जाएंगे, यानी सभी सीटें मध्य प्रदेश की लोकसभा चुनाव में जीत रही है। ये 400 से पार वाला सर्वे बताता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर 5 सीटें हार रही है, यानी 24 सीट पर ही जीत रही है, ये 212 से प्लस वाला सर्वे बताता है। वहीं गुजरात के भीतर करीब 26 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ये सर्वे 400 से अधिक वाला सर्वे कहता है, लेकिन 212 से प्लस वाला सर्वे कहता है वो 3 सीटें हारेगी गुजरात में, 23 सीटें जीत पाएंगे। राजस्थान के 25 में से 25 लोकसभा की सीटें जीत जाएंगे, ये 400 पार वाला आंकड़ा बताता है। लेकिन दूसरी तरफ 200 प्लस वाला जो आंकड़ा है वो बताता है कि जी नहीं, 16 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में नहीं जीत सकती। ये एक ऐसी परिस्थिति है, काफी इस दौर में महत्वपूर्ण एक बात है कि जैसे ओडिशा के भीतर गठबंधन नहीं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीतेंगे इसको लेकर के 400 प्लस वाला सर्वे बताता है कि वहां पर नवीन पटनायक 11 सीट जीतेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 10 सीट पे जीत जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिसमें जनता और विपक्ष गायब है, वो सर्वे कहता है जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी 6 सीट जीतेंगे। असम के भीतर 12 सीटें, 425 वाला जो सर्वे है जिता रहा है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन वहीं दूसरी ओर 212 का सर्वे बताता है कि वो केवल बीजेपी 7 सीटें ही जीत पाएंगे असम में। आंध्र प्रदेश के भीतर, केरल और तमिलनाडु, इन 3 राज्यों के भीतर भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा नहीं पूरा 2019 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन इस बार खाता खुल जाएगा। जनता से जुड़े हुए सर्वे को लेकर के जिसमें विपक्ष गायब है, विपक्ष का जिक्र नहीं है, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और डबल इंजन की सरकार के होने का बात होती है, सारी बातों का जिक्र होने के बावजूद ये सारे सर्वे 200 से प्लस वाला सर्वे है अधिक वाले, वो जो परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा रहा है, वो कहता है कि सीट नहीं दे रहा, तीनों राज्यों में खाता नहीं खुलेगा, जितनी भी मशक्कत उनको करनी है दक्षिण भारत के भीतर वो कर ले। लेकिन वहीं दूसरी ओर पहली बार जो है इन तीनों राज्यों के भीतर, यानी आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, तीनों राज्यों के भीतर 3-3 सीट जो है जीतने की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। यह 425 वाला सर्वे, यानी इस भारत देश के भीतर जो मेन स्ट्रीम मीडिया का सर्वे है उसके भीतर ये सारे डाटा है कि तीनों राज्यों में भी खाते नहीं खुलेंगे, बल्कि 3-3 सीटें जीतेंगे। तो अगर 9 सीट दक्षिण भारत से अगर आ जाता है बीजेपी को, तो अगला सवाल तेलंगाना को लेकर के होता है। तेलंगाना के भीतर ये सारे सवाल इस दौर में इसलिए हो रहा है कि क्योंकि वहां पे कांग्रेस की सत्ता आ चुकी है। ये इस दौर में काफी महत्वपूर्ण है कि 400 प्लस वाला सर्वे बताता है कि तेलंगाना के भीतर वह 5 सीटें जीत जाएगी भारतीय जनता पार्टी, पिछली बार की तुलना में 1 ज्यादा। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो है 200 प्लस वाला सर्वे बताता है कि 1 सीट के अलावे वहां कोई दूसरी सीट बीजेपी जीत नहीं सकती। और जिस नॉर्थ ईस्ट का जिक्र बार बार किया जाता है, उस नॉर्थ ईस्ट के भीतर करीब 8 सीटें, इस समय 5 सीटें हैं उनके पास, वो 8 सीट जीत जाएगी, यानी 3 सीट की बढ़ोतरी होगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसके बावजूद जो मणिपुर में हुआ और नॉर्थ ईस्ट के भीतर जो संदेश जाता है उसके बावजूद भी 8 सीटें जीत रही है 400 प्लस वाला सर्वे के हिसाब से। लेकिन 212 प्लस वाली सर्वे बताती है कि वो 3 सीट से ज्यादा इस 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत नहीं रही है। सियासी तौर पर राज्य इन परिस्थितियों को जब आप समझ रहे होंगे तो आपके मन में हो सकता है कि विपक्ष और कांग्रेस को लेकर के कई सारे सवाल हो कि कांग्रेस जहां जहां भारतीय जनता पार्टी से टकराती है और वहां पर उनको कुछ भी नहीं बचता है। इसी दौर में खास तौर पर, और ये दौर तो और ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जब सोनिया गांधी अगुवाई नहीं कर रही है यूपीए की, सोनिया गांधी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रही है, और सोनिया गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद इस बार अध्यक्ष पद राहुल गांधी नेता के तौर पर है, जिन्होंने इस भारत देश की नब्ज को देखा, पकड़ा, टटोला, उसके जरिए संवाद बनाने की पूरी प्रक्रिया में इस देश की जनता को लेकर आए। लेकिन आज तक अब तक ऐसा कौन लड़ने वाला है, कौन लड़ेगा अमेठी से, कौन लड़ेगा रायबरेली से, यह एक सस्पेंस की तरह है। और ये सस्पेंस के बीच सोनिया गांधी राज्यसभा के सदस्य बन गए, राहुल गांधी वायनाड से लड़े, प्रियंका गांधी कहां से लड़ेंगे कोई नहीं जानता, अमेठी रायबरेली में कौन दावेदार होंगे इस बात को कोई नहीं जानता। अब रॉबर्ट वाड्रा साथ जरूर है, कहना चाहते भी है कि कोई नहीं तो मुझे ही टिकट दे दीजिए, उन्होंने इस बात का जिक्र किया भी कहीं ना कहीं आज, लेकिन सवाल उनका नहीं है। सवाल इस दौर में ये होता है कि जो सारे सवाल देश की आम जनता के बीच है, और जनता के बीच में अगर सच में विपक्ष की पूरी सियासत को अगर खारिज कर दिया जाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खतरे की घंटी बजने लगती है। यानी ये कहे कि इस भारत देश में चुनाव अगर सच में
जनता लड़ने को यह सोच करके तैयार हो जाए 2024 के लोकसभा चुनाव कि वह विपक्ष की राजनीति से आंख मूंद ले रही है, या फिर विपक्ष इस दौर में अपनी समूची राजनीति जो है इस तरीके से ला करके खड़ा कर दे, तो वह चुनाव नहीं लड़ रहा, यानी देश का जनता ही चुनाव लड़ रही है, तो यह होगा कैसे? उत्तर प्रदेश के भीतर समाजवादी पार्टी के भीतर वह किस स्थिति में है अपने उम्मीदवारों को लेकर के, वहाँ पावर सेंटर कौन है, यह भी सवाल समाजवादी पार्टी के भीतर। आजम खान जेल में बंदी सही, लेकिन उनकी प्रभावित सीटों को लेकर के वो भी सवाल उठता है। जिन जगहों पर जिन उम्मीदवारों का ऐलान हो जाता है, बदायूं में मेरठ में बदल दिया जाता है, बदायूं में बदल दिए जाते हैं। अब यही परिस्थिति बताती है कि इसी राजनीतिक फेरबदल के भीतर भी सच में छतरकों के सामने इस दौर में मुश्किल है क्या? यही परिस्थिति महाराष्ट्र के भीतर भी होती है, जहां पर संजय निरुपम निकल पड़ते हैं, और संजय निरुपम जब निकलते हैं तो वह कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा खोलने लगते हैं, कहने लगते हैं कि कितने पावर सेंटर कैसे किस रूप में काम करते हैं कांग्रेस के भीतर में। वह शिवसेना से इस दौर में जो है, यहाँ तक के जो अर्थशास्त्री होते हैं, एक मतलब उस इकोनॉमिक्स का विरोध कर रहे थे जो कॉर्पोरेट के हवाले किया जा रहा था, वह भी एक ही झटके में जो है उस पूरे पूंजीवाद के समर्थन में आकर के खड़े हो जाते हैं, जो मोदी इकोनॉमी का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो क्या इस दौर में क्या कीजिएगा? उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दिया। जो एक मुख्यबात विजेंद्र होते वो कांग्रेस छोड़ दिया, जो राहुल गांधी के करीबी थे। कई सारे सवाल इस दौर में लगातार उठ सकते हैं, और ये ऐसा सोचा भी जा सकता है क्या सच में जो पावर सेंटर पॉलिटिकल पार्टी के भीतर होता है, राजनीतिक दल के भीतर होता है, उसके आसपास जो प्रभावी लोग होते हैं वो केवल अपना मकसद साधने में जुटे रहते हैं, क्योंकि उनको वो पद मिल जाता है। और इस परिस्थिति में तमाम राजनीतिक दल बर्बाद होती चली गई। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जिसमें पावर सेंटर एक ही है, तो उसने कह दिया, बता दिया कि जब तक मैं हूं चुनावी जीत मिलती रहेगी, जब मैं नहीं हूंगा तो फिर अलग सा बात है। और फिर इसीलिए 400 पार का नारा एनडीए गठबंधन के बारे में दे डाला। अगर जमीनी हकीकत और जमीनी मुद्दों के आश्रय इस भारत देश में लोकसभा चुनाव 2024 का अगर हो जाए और विपक्ष को पूरी तरीके से देश की जनता नजरअंदाज कर दे, तब क्या होगा देश में? तब सवाल यही होगा, जो राहत रियायत के जिक्र भारतीय जनता पार्टी 2014 के अंदर कर रही थी, 2019 में कर रही थी, 2019 में जो की 2024 में उससे आंखें क्या मूंद ली। 2 करोड़ रोजगार का सवाल हो, 15 लाख का सवाल हो, इस देश के लोग में इन्वेस्टमेंट से लोग नाराज थे, या प्राइवेटाइजेशन मोनेटाइजेशन का आंकड़ा हर आंकड़े को पार कर जाता है। यानी इस भारत देश की समूची इकोनॉमी और इस देश की सामाजिक व्यवस्था के पूरे भीतर सियासत चरम पे पहुंच गई, जहां पर राजनीति का मंत्री इस देश के भीतर गवर्नेंस के तौर पर जनता को लेना पड़ जाता है। क्या ऐसी परिस्थिति इस भारत देश के भीतर आ गई है? चाहे पढ़े लिखे देश के छात्र, चाहे पैसे वाले इस देश के में जो बिजनेस करने वाले, दोनों की परिस्थिति अगर देखिएगा तो छात्रों की संख्या भारत देश छोड़ करके बाहर पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा होने लगी। इसी दौर में जो ऐसे बिजनेसमैन थे जो समझ गए इस भारत देश के भीतर में सरकार के साथ खड़े रहना ही पड़ेगा, अन्यथा आप बिजनेस कर ही नहीं सकते, और पूरी पोल पट्टी इलेक्ट्रल बॉन्ड के दौर में विपक्ष सामने आ जाता है। तो एक और ये पूरे देश का तरीका होता है, इसी के बीच में 400 पार का नारा होता है, जो 450 की स्थिति होती है, भारतीय जनता पार्टी को लाकर खराबी करता है। और कोई हिचकिचाहट उस लोकतंत्र के स्तंभ को नहीं है जिसको फोर्थ स्टेट कहा जा सकता है। जरा आप सोच सकते हैं कि यह कैसा चुनाव होता है। सियासी तौर पर ऐसी परिस्थिति भारत देश के भीतर में किसी भी चुनाव के भीतर आप देखा नहीं होगा, लेकिन इस सब कुछ 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हो रहा है। यहाँ पर एक आस और एक उम्मीद मोदी सरकार के लिए तो जरूर होती है कि वह किसी भी हाल में जिस शब्दों को उछालते हैं मीडिया, उसको लपक कर नारे के शक्ल में इस भारत देश के आम लोगों के जहन में उतार देती है, फिर उसे सफलता मिल जाती है। और वहीं दूसरी ओर विपक्ष के लिए भी एक उम्मीद तो होती है, अगर वह देश की जनता के भीतर अपनी राजनीति को समा दे और उसके अपनी लड़ाई देश की जनता की लड़ाई में अगर तब्दील हो जाए, तब क्या होगा? एक नई परिस्थिति इस भारत देश में 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। सर्वे का अंदेशा यही होता है। इन दोनों परिस्थितियों के बीच कौन कहां खड़ा है, ये केवल इस दौर में एनालिसिस यह कह करके किया जा सकता है कि पहली बार लोकसभा चुनाव 2024 में मुद्दों का जिक्र नहीं हो रहा है। जी हाँ, इस दौर में केवल अपनी मेहनत, अपने संगठन, अपनी पार्टी, अंतर्राष्ट्रीय पहचान और अर्थव्यवस्था की चकाचौंध तले और कॉर्पोरेट की उड़ान, सब कुछ का जिक्र होगा, लेकिन जमीनी सच्चाई, जमीनी बातों का जिक्र 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं होगा। वो जनता की भीतर की आवाज को ही तय करना है। यही सवाल होते होते एक सवाल ये उठा जब पप्पू यादव ने यह कहा कि पूर्णिया का मतलब पप्पू और पप्पू का मतलब पूर्णिया। इन दोनों परिस्थितियों के बीच उन्होंने कांग्रेस में शामिल होकर के भी जिस कांग्रेस को गठबंधन के भीतर साथ रखकर आरजेडी ने एक हिसाब से हाशिए पे ढकेल दिया, उन सारी परिस्थितियों के भीतर हाशिए नहीं कहिए, छोटे भाई के तौर पर ला करके खड़ा किया, जबकि पूरी की पूरी राजनीति प्रथा इस दौर में राहुल गांधी ने इस भारत देश को रचा और मुद्दों के आश्रय सीधे संवाद देश की आम जनता से बनाया, तब इंडिया जाकर खड़ा हुआ। तो ऐसे में राहुल गांधी कांग्रेस में शामिल होकर बिना